क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सूखा बंजर रेगिस्तान जहां पानी की एक बूंद भी एक अनमोल खजाने जैसी हो, वहां अनाज की फसलें लहराने लगें, जहां इंसान का रहना भी मुश्किल हो, वहां शहर बसाए जा सकें? यह किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, बल्कि एक देश की जिद, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके सर्वाइवल की वो दास्तान है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी है कुदरत के नियम को चुनौती देकर एक पूरी नदी को पाइपलाइन में कैद करके उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाने की। यह कैसे मुमकिन हुआ? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने एक रेगिस्तान को जन्नत में बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, इस चमत्कार की क्या कीमत चुकानी पड़ी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इंसानी इतिहास के सबसे अनोखे इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक पर, एक ऐसी सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। जरूरत क्यों पड़ी? पानी की जंग। तो दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब इजराइल एक नए देश के रूप में उभर रहा था, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पॉपुलेशन या बॉर्डर नहीं, बल्कि पानी था। देश का 60% से ज्यादा हिस्सा एक रेगिस्तान है, द नेगेव डेजर्ट। यहाँ की जमीन सूखी और बंजर थी। देश के नॉर्थ में यानी ऊपरी हिस्से में पानी था, खासकर सी ऑफ गैलिली नाम की एक बड़ी झील में। लेकिन देश की जरूरत, उसकी आबादी और खेती बाड़ी की आकांक्षाएं साउथ में थीं, यानी नीचे के सूखे हिस्से में। यह सिर्फ जमीन को उपजाऊ बनाने का सपना नहीं था, बल्कि देश की बढ़ती आबादी का पेट भरने और उन्हें बसाने की एक ठोस जरूरत थी। एक तरफ पानी का भंडार था और दूसरी तरफ पानी की जरूरत। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जहां देश का फ्यूचर इस बात पर टिका था कि वो पानी को जरूरत वाली जगह तक कैसे पहुंचाता है। यह सिर्फ विकास की बात नहीं थी, यह देश के अस्तित्व की, उसके सर्वाइवल की लड़ाई थी। द मास्टर प्लान, इजराइल का नेशनल वाटर कैरियर। इस मुश्किल का सामना करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया गया जो उस समय के लिए लगभग असंभव लगता था। प्लान का नाम था द नेशनल वाटर कैरियर। आसान शब्दों में, यह एक आर्टिफिशियल यानी इंसानों द्वारा बनाई गई नदी थी। एक ऐसी नदी जो जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे जायंट पाइप्स, टनल्स और कैनाल्स के जरिए बहने वाली थी। आइडिया बहुत सिंपल था, नॉर्थ में मौजूद सी ऑफ गैलिली से पानी निकालना और उसे एक विशाल नेटवर्क के थ्रू पंप करके साउथ के सूखे नेगेव डेजर्ट तक ले जाना। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा और एम्बिशियस था कि इसे देश की लाइफलाइन कहा गया। एक ऐसी लाइफलाइन जो देश के एक हिस्से से जीवन यानी पानी लेकर दूसरे हिस्से तक पहुंचाने वाली थी। इस प्लान का मकसद साफ था, रेगिस्तान को हरा भरा करना और देश को फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना। इंजीनियरिंग का अजूबा कैसे काम करता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह काम कैसे करता है। यह कोई सीधा सड़क जैसा रास्ता नहीं था। इस प्रोजेक्ट में पानी को जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ यानी अपहिल पंप करना था। इसके लिए विशाल पंपिंग स्टेशंस बनाए गए जो दिन रात पानी को धक्का देकर आगे बढ़ाते थे। यह सिर्फ पानी पंप करना नहीं था, इस पाइपलाइन को पहाड़ों, घाटियों और चट्टानी जमीन से होकर गुजरना था, जिसके लिए सटीक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत थी। इसमें लाखों टन कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल हुआ। यह पानी 130 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करता है। इमेजिन कीजिए, एक पूरी वाटर हाईवे जो जमीन के नीचे बनी है। यह नेटवर्क पाइप्स, ओपन कैनाल्स, टनल्स और रेजर्वोयर्स का एक कॉम्प्लेक्स जाल है। सी ऑफ गैलिली से पानी लिया जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है और फिर इस हाईवे पर रवाना कर दिया जाता है। रास्ते में यह पानी शहरों में पीने के लिए और किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए सप्लाई किया जाता है। यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ और इसने इजराइल के पानी के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। नतीजा क्या निकला? जब रेगिस्तान हरा भरा हो गया, इस प्रोजेक्ट का असर जादू जैसा था। जो नेगेव डेजर्ट कभी बंजर और बेजान माना जाता था, वहां खेती बाड़ी शुरू हो गई। संतरे, टमाटर, अंगूर और कई ऐसी फसलें उगाई जाने लगीं जिनके बारे में रेगिस्तान में सोचना भी नामुमकिन था। देश फूड प्रोडक्शन में लगभग सेल्फ सफिशिएंट हो गया। खेती के अलावा इस पानी ने हाई टेक एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज को भी जन्म दिया। रेगिस्तान में फूलों की खेती होने लगी जो यूरोप तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यह एक पूरी डेजर्ट इकोनॉमी का जन्म था। नए शहर और कम्युनिटीज सूखे इलाकों में बसने लगे। नेशनल वाटर कैरियर ने न सिर्फ पानी की कमी को दूर किया, बल्कि उसने देश की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार दी। यह प्रोजेक्ट एक जीता जागता सबूत बन गया कि अगर इंसान के पास विजन और टेक्नोलॉजी हो तो वो ज्योग्राफी की सीमाओं को भी लांघ सकता है। दुनिया भर के लिए यह एक केस स्टडी बन गया कि वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। हर चमत्कार की एक कीमत होती है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर बड़े बदलाव की एक कीमत होती है। नेशनल वाटर कैरियर ने देश को बचाया जरूर, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। सी ऑफ गैलिली
जो इस प्रोजेक्ट का मुख्य सोर्स था, उससे इतना ज्यादा पानी निकाला जाने लगा कि उसके वाटर लेवल में भारी गिरावट आने लगी। झील का पानी कम होने से उसकी सैलिनिटी यानी खारापन बढ़ने लगा, जिससे वहां के जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ा। यह एक सबक था कि आप प्रकृति से ले तो सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। साथ ही इतने बड़े पैमाने पर पानी को पंप करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, जो एक महंगा सौदा है। इजराइल को जल्द ही समझ आ गया कि सिर्फ एक नदी का पानी ट्रांसफर करना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। उन्हें पानी को बनाना और बचाना भी सीखना होगा। एक नई सोच, टेक्नोलॉजी से पानी का जादू, यही वो पॉइंट था जहां से इजराइल की असली वाटर रेवोल्यूशन शुरू हुई। नेशनल वाटर कैरियर उनका पहला कदम था, लेकिन असली जादू उसके बाद हुआ। उन्होंने पानी की हर बूंद की कीमत समझी। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, जिसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी लगभग जीरो हो जाती है। सोचिए, जहां पारंपरिक सिंचाई में ज्यादातर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वहीं इस टेक्नोलॉजी ने 95% तक पानी बचाया। उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए, जो आज उनकी पानी की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। और सबसे कमाल की बात, वो अपने इस्तेमाल किए हुए पानी का 85% से ज्यादा रिसाइकिल करके खेती में दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उनका फोकस एक जगह से पानी लाने से हटकर पानी को मैनेज, कंजर्व और क्रिएट करने पर चला गया। हमारे लिए क्या सबक है? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। हमारे देश को देखिए, एक तरफ कुछ इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, पानी इतना कि सब तबाह हो जाता है, और दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर दूर कुछ इलाके सूखे से जूझ रहे होते हैं, जहां किसान आसमान की तरफ देखते हैं कि कब बारिश होगी। हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं, बल्कि पानी के मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की एक बड़ी समस्या है। हम आज भी खेतीबाड़ी के लिए बहुत हद तक मॉनसून पर निर्भर हैं। इजराइल की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ प्रकृति के भरोसे बैठना काफी नहीं है। एक लॉन्ग टर्म विजन, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और पानी की हर बूंद की इज्जत करना कितना जरूरी है। चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग हो, ऐसी टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाना हमारे देश के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जरूरत है तो बस एक मजबूत इच्छा, शक्ति और सही प्लानिंग की। आगे का रास्ता, द फाइनल वर्ड। तो इजराइल का नेशनल वाटर कैरियर सिर्फ एक पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है, यह एक सिंबल है इंसानी जिद का, इनोवेशन का और जिंदा रहने की चाहत का। इसने एक देश को न सिर्फ पानी दिया, बल्कि उसे एक ऐसी राह दिखाई जिस पर चलकर वो आज वाटर टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन गया है। इस कहानी से यह साफ है कि 21st सेंचुरी की लड़ाइयां तेल या जमीन के लिए उतनी नहीं होंगी जितनी पानी के लिए होंगी, और इस लड़ाई में वही जीतेगा जो पानी को बनाना, बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स ही फ्यूचर हैं या हमें कंजर्वेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।